Hello everyone, myself Pratik and today we are going to study UPSC current affairs daily multiple choice questions of economics. ठीक है, so this is 27th of January 2025 and again myself Pratik here. So without delay we will start our chapter or session. So these are some topics that we have to go through. So our first topic that is BSc and NSc. सो जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला जो क्वेश्चन है जो आज के न्यूज़पेपर में यानी 27 ऑफ जनवरी के न्यूज़पेपर में आया है और मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ ऑल्सो स्टैटिक पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द BSc एंड NSc. हमें BSc यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करनी है. तो सर ये दोनों जो हैं, ये दोनों हैं स्टॉक एक्सचेंज. फाइन, जी हाँ, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज के टाइप है. ऑल्दो इंडिया में सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, मोर देन 2 स्टॉक एक्सचेंज है. लगभग मुझे लगता है 7 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में हैं. खैर उसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे. सो हमारी जो अप्रोच होती है, पहले हम क्वेश्चन के टॉपिक को देखते हैं, दूसरा फिर हम पता करते हैं कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए या इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए. कई सारे क्वेश्चंस में ये देखा गया है कि यहाँ पर इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जाता है और हम अक्सर करेक्ट ऑप्शन को चूज कर देते हैं. तो सबसे पहले हमें टॉपिक के बारे में पता करना है, क्या टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है. एंड द सेकंड वन इज दैट वी हैव टू फाइंड वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर करेक्ट स्टेटमेंट और फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is about BSc and NSc. It was incorporated in 1992, become recognized as a stock exchange in 1993 and trading began in 1994. BSc is the newest stock exchange in Asia. So this is, it is BSc. Okay. So BSc was incorporated in 1992, become recognized as a stock exchange in 1993. So इसका incorporation 1992 में हुआ, स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्म में 1993 में लॉन्च हुआ और ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट हुई 1994 में. ओके फाइन. BSc इज द न्यूएस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया. वाइल अप्रोचिंग द फर्स्ट ऑप्शन, हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए. 1991 की LPG पॉलिसी, और हम इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं. सर यहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ चुके थे. फाइन, 1991 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया में LPG पॉलिसी अप्लाई की गई थी. ठीक है, खैर सो ये लगभग एक सही पॉइंट हमें लग रहा है. BSc इज द न्यूएस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया. एशिया में BSc न्यूएस्ट था. सो अगेन ये जो ऑप्शन जा रहा है ये एक्सट्रीम फॉर्म में जा रहा है. सी द वर्ड, हमें यहां पर अलर्ट मोड में हो जाना है. जब भी आपको कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखने को मिलता है, हमें वर्ड को अंडरलाइन करना है, उसे मार्क करना है. यहां से हमें एक डाउट आ रहा है दैट इट माइट बी करेक्ट और इट माइट बी इनकरेक्ट ऑप्शन. ओके फाइन. इवन इट इज टॉकिंग अबाउट एशिया, इन होल एशिया वी आर द फर्स्ट, isn't it possible? Fine. In the year 1995 to 96, NSC launched Nifty 50. NSC launched Nifty 50. Okay. Nifty 50 index and commenced trading and settlement while in 1986 Sensex was introduced as the first equity index to provide base for identifying the top 30 standard companies, trading companies of the exchange. Fine. 1995-96 में NSC लॉन्च किया गया जिसमें निफ्टी 50 को लॉन्च किया गया था और 1986 में सेंसेक्स को भी लॉन्च किया गया था. ठीक है. देयर आर ओनली 2 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज along with BSc and NSC. Again, only word is here. ठीक है, ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है सर. फाइन. निफ्टी 50 वाला केस हम नहीं लेंगे. ठीक है, चलिए एक बार बात कर लेते हैं इनके बारे में. अगर ऑप्शंस देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हमारा करेक्ट है, ठीक है. आप एक चीज और देखिए यहां पर, एक चीज और पढ़िए यहां पर. सी BSc जो इनकॉर्पोरेट हुआ है 1992 में सर,
बीएससी इनकॉर्पोरेट हुआ है 1992 में, वाइल एनएससी 1995-96 में लॉन्च हुआ है लगभग। ट्रेडिंग यहां पर 1995-96 में स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इन दोनों में से न्यूएस्ट कौन होना चाहिए? ऑब्वियसली एनएससी न्यूएस्ट होना चाहिए। ये स्टेटमेंट एनएससी के बारे में, ओके। सो अगर हम बात करें ये दोनों स्टेटमेंट, अगर इन तीनों स्टेटमेंट्स को लिया जाए तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन वाली अप्रोच देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन में हमें कॉन्ट्राडिक्शन वाली अप्रोच देखने को मिलेगी, यानी कोई भी दो स्टेटमेंट आपस में टकराएंगे। सर देखिए बीएससी इनके हिसाब से एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यूएस्ट स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन अगर हम बीएससी और एनएससी की डेट देखी जाए तो बीएससी 1992 में आया है और एनएससी 1995 में आया है, तो न्यूएस्ट तो एनएससी होना चाहिए, बट यहां पर बीएससी लिखा हुआ है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो ऑप्शन या तो ऑप्शन 2 गलत है, या ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 गलत है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। मुझे लगता है ऑप्शन 2 यहां पर गलत होगा, ठीक है। बॉम्बे को हम वैसे ही स्टेट फाइनेंशियल कैपिटल नहीं कहते हैं, ठीक है। सो आई थिंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट वन, सो इट इज नॉट द न्यूएस्ट। सो अगर मेरे अनुमान से लगाया जाए तो ऑप्शन 2 यहां पर गलत होना चाहिए, ठीक है। देयर आर ओनली 2 स्टॉक एक्सचेंज, जी नहीं, इंडिया में 2 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। सो दिस इज हियर, हमें करेक्ट स्टेटमेंट लगाना है यहां पर। तो कौन कौन सा गलत हो गया? 2 और 4 गलत हो गया, 1 और 3 बचा है, ठीक है। क्या इसमें ऑप्शन 1 और 3 है? नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं एक बार क्या है। ओनली 3 and 4. There are only 2 recognized stock exchange along with BSE and NSE. Let us see here. It was incorporated in 1992, become recognized as a stock exchange in 1993, and trading began in 1994. BSE is the oldest stock exchange in Asia, established in 1875. So see, BSE is the oldest. तो second point हमारा गलत है यहाँ पर, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट सही था। In year 1995-96, Sensex and Nifty 50 was commenced trading and settlement, while in 1986 Sensex was introduced as the first equity index to provide a base for identifying the top 30 trading companies of the exchange. There are only 7 recognized stock exchanges. See, there are 7 recognized stock exchanges in India along with BSE और NSE के साथ साथ 7 recognized stock exchanges हैं। इवन मैंने उनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं, यानी BSE और NSE को मिला के 7 हो जाते हैं। तो 5 के और मैंने नाम लिखे हुए हैं, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी INX, NSE IFSC लिमिटेड। आफ्टर द कंट्री गेन्ड इंडिपेंडेंस 23 स्टॉक एक्सचेंजेस वर एडेड। व्हेन वी आर एट इनिशियल लेवल देयर आर 23 स्टॉक एक्सचेंजेस, ओके, अपार्ट फ्रॉम द BSE, यानी BSE को उठा के यानी 24 हो जाएंगे BSE को मिला के। लेकिन करंटली 8 प्रेजेंट देखे जाए तो हमारे पास टोटल 7 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सर, 7 स्टॉक एक्सचेंज है। यहां से क्वेश्चन बनने की अच्छी संभावना होती है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए खैर, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन 4th वाला गलत है, ठीक है, और सेकंड वाला गलत है। इसमें ऑप्शन 1 और 3 आना चाहिए, ठीक है, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम यहां पर एक ऑप्शन बना देते हैं, 1 और 3 यहां पर कर देते हैं, बाकी चारों गलत हो जाते हैं। चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है कैपिटल और मनी मार्केट से रिलेटेड। सी, कैपिटल और मनी मार्केट से रिलेटेड एक आर्टिकल भी आया था, मैंने शायद आज इस बार आर्टिकल यहां पर लगा ही नहीं है, बट देखते हैं एक बार। कैपिटल और मनी मार्केट ये हमारे इकोनॉमिक के स्टैटिक पोर्शन का भी हिस्सा है, स्टैटिक पोर्शन का भी हिस्सा है, और इवन आजकल ये करंट का भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स एंड कॉमर्शियल पेपर्स एंड ट्रेड बिल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ये करेक्ट है। देखिए 2 टाइप के मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। देखिए मनी मार्केट जो होता है ना सर, मनी मार्केट जो होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट में आता है सर। किस मार्केट में आता है? ये शॉर्ट टर्म पीरियड के मार्केट होते हैं, वाइल कैपिटल मार्केट जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल्स है,
कॉमर्शियल पेपर्स एंड ट्रेड बिल्स, ये सारे शॉर्ट टर्म्स है सर। कुछ प्रॉमिसरी नोट से कुछ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होते हैं, कॉल मनी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रेजरी बिल बैंक टू पब्लिक ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। एनबीएफसी, एलआईसी, जीआईसी आर ऑपरेटेड बाय इंडियाज कैपिटल मार्केट, बिल्कुल एग्जैक्टली। एनबीएफसी, एलआईसी, जीआईसी जनरली आर ऑपरेटेड बाय इंडियन कैपिटल मार्केट, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और कैपिटल मार्केट के तहत ही आते हैं। सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट्स, जी नहीं। शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स जो होते हैं ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा होते हैं, ठीक है, तो इन्हें हमें यहां पर नहीं डालना चाहिए। और फोर्थ की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज आर रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड बाय सेबी। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ऑप्शन यहां पे ओनली 3 और 4 आ रहा है, ठीक है। कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर 3 और 4 आ रहा है। देखते हैं, चलिए, मुझे लगता है कुछ एरर है। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, ये करेक्ट है। एनबीएफसी, एलआईसी, जी हां, इसमें चारों ही सही हैं, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबाव आएगा, ऑल ऑफ द अबाव हम यहां पर लगाते हैं, तो यहां पर 4 को भी कर लेते हैं और ऑल ऑफ द अबाव ये ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। यहां पे ये चारों ही सही हैं, नहीं, चारों नहीं है, ऑप्शन 3 गलत है यहां पर, एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि ये मनी मार्केट में नहीं आता, ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। तो अगर कैपिटल मार्केट के अगर हमें इंस्ट्रूमेंट्स लिखने हैं तो आप याद रखिएगा, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए आपके, बॉन्ड्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। वहीं अगर हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स लिखने हैं तो कॉल मनी हो जाएगा, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर हो जाएगा, ट्रेजरी बिल्स हो जाएंगे, इन्हें ट्रेड बिल्स भी कह सकते हैं, ट्रेड बिल्स भी एक टाइप के प्रॉमिसरी नोट्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के हो गए, ठीक है। यहां पर ऑप्शन में टिक कर देता हूं, ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 3 यहां पर रॉन्ग हो जाएगा और 4th यहां पर सही है। सो स्टॉक एक्सचेंज जो रेगुलेट होते हैं ये सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत रेगुलेट होते हैं और विच इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेबी। फाइन, consider the following statements regarding SEBI, Security Exchange Board of India। एग्जाम्पल, सिविलियंस के लिए जैसे पुलिस होती है वैसे ही शेयर मार्केट के लिए, सिक्योरिटी मार्केट के लिए हम सेबी को यूज करते हैं। सेबी इज वन ऑफ द गाइडेंस बॉडी और सेबी इज वन ऑफ द गार्जियन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया। फाइन, ओके, सो सेबी इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सेबी इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आई थिंक दिस स्टेटमेंट is also a wrong statement because SEBI is part of or SEBI is enacted under the Act of Parliament of India. Okay, so SEBI is a statutory body sir। SEBI यहाँ पर गलत हो जाता है, so हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पता करना है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है, so automatically answer option C is the correct answer, only 3 and 4। But let's see, before SEBI came into existence, controller of capital issue was the regulatory authority। Yeah, I think this one is correct। The headquarter of SEBI is situated in Mumbai, exactly। The regional office of SEBI are located in Ahmedabad, Kolkata, Chennai and Chandigarh। जी नहीं, यहाँ पर चंडीगढ़ नहीं है, यहाँ पर आना चाहिए दिल्ली। ओके, सो स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पर गलत हो जाता है। A securities appellate tribunal set has been constituted to protect the interest of the entities that feel aggrieved by SEBI's decision। या दिस वन इज करेक्ट। सी, अगर आप सेबी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अगर आप सेट के ऑर्डर से या डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, देन हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, इट विल बी द फाइनल ऑर्डर होगा ये, ठीक है। सो यहाँ पर एक्चुअली हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था, सो अगर इनकरेक्ट ऑप्शन देखें तो दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज रॉन्ग, सो अक्सर ऑप्शन 1 and 3 इज रॉन्ग हियर। ओके, सो लेट्स सी, सेबी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। जी हाँ सर, सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1992
में इसका बर्थ हुआ अगर हम कहें तो, और ये सिक्योरिटी एक्सचेंज सेबी बोर्ड, सेबी एक्ट 1992 यहाँ पर अप्लाई होता है। सेबी was a non-statutory body when it was initially formed, but it becomes an autonomous and given statutory power by SEBI Act of 1992. Headquarter of SEBI is in Mumbai, while regional offices are from Ahmedabad, Kolkata, Chennai, and Delhi. Before SEBI came into existence, Controller of Capital Issues was the regulatory authority. It derived authority from Capital Issues Act 1947. Okay, so this is one of a unique point we should know. A SAT has been constituted to protect the interest of entities that feel aggrieved by SEBI's decision. If you are feeling aggrieved from or aggrieved by SEBI's decision, then you can appeal to the SAT, Securities Appellate Tribunal. It has the same power as vested in a civil court. Further, if any person feel aggrieved by SAT's decision, then it will move to Supreme Court. Okay, so यहाँ पर obviously बात है कि दो अपने जो options थे वो गलत हुए। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत है, और तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे 2 एंड 4। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सिम बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में भी हमें यहाँ पर बात करनी है। चलिए, एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक से मतलब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, फाइन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है, देखते हैं। इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, फाइन। एक्सिम बैंक पार्शियली ओन्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ना सर, these are part of concurrent list sir, these are part of not concurrent list, these are part of union list. Okay, so these are part of union list which comes under central government authority. So hence we cannot say that Exim Bank can be partially owned by state. No sir, there are 28 states in India. Okay, and this is not possible to control it. So here it is totally or wholly owned by the central government. Option 2 here is wrong. Okay, option 2 here is wrong. Exim Bank provides financial assistance to exporters only. I don't think so. It doesn't provide financial assistance to not only exporters. I think it also provides assistance to importers. It extends LOCs, line of credit, to overseas financial institutions, regional development banks, and sovereign government and other entities overseas. This one is correct. Okay, so I think option 1 and 4 are correct here. Option C is correct here. Okay, so C, option C here is correct answer. Fine. See, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की बात करी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। सो ये सिर्फ एक्सपोर्टर्स को ही क्यों हेल्प करेंगे, ये इंपोर्टर्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे। हेंस ऑटोमेटिकली ये रॉन्ग होता है। और अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऑप्शन बी को रॉन्ग क्यों किया है, ऑप्शन 2 को रॉन्ग क्यों किया है, यहाँ पर स्टेटमेंट 2 को रॉन्ग क्यों किया है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ पर जो होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर बोथ द पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट विच इज कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर। हेंस देयर इज नो रोल ऑफ स्टेट हियर। Okay, fine. So this is here. Consider the following statements regarding Make in India initiative. Make in India initiative. Okay, so यहाँ पर Make in India की बात की गई है। Make in India initiative was launched in 2019. Okay, let's see this. यहाँ से एक डाउट आता है। The manufacturing sector contributed approximately 52% to India's GDP in 2022-23. Manufacturing sectors, just think logically, क्या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया की कैपिटल का 52% कंट्रीब्यूट करता है क्या? पॉसिबल ही नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन 2 यहां ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, द ऑनगोइंग मेक इन इंडिया 2.0 फेज encompassing 27 sectors continue to propel the program forward. Exactly, मेक इन इंडिया फर्स्ट फेज था और आज सेकंड फेज आ चुका है अभी यहाँ पर। PLI, ओके, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, दिस इज हियर।
PM Gati Shakti Semicon India program for semiconductors, National Logistic Policy or program, Smart Cities, Startup India, GST, UPI are some major initiatives taken to enable Make in India program. Exactly, this one is correct answer. So option 3 is correct and option 4 is also correct. I think this is here, C यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए. सी 2019 जो देखने को मिल रहा है, असल में 2019 में तो वैसे ही लॉकडाउन की स्थिति चालू हो चुकी थी. ये 2014 में फर्स्ट टर्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म में, यानी एनडीए गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म में इसको लॉन्च कर दिया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम. ओके, सो दिस इज हियर मेक इन इंडिया प्रोग्राम to increase the growth rate of manufacturing sector. Yes, although this program was launched to increase the production sector or manufacturing sector, or we can say secondary sector, like having a target of 12 to 14% per annum growth rate. Fine. The manufacturing sector contributing approximately 17% to India's GDP by financial year of 2022-23. And these are some initiatives taken by the government. So we I also make videos on these old topics like PLI, PM Shakti, गति शक्ति, सेमिकॉन इंडिया, इवन भारत माला जैसी ऐसी कई सारी प्रोग्राम्स हैं, हमें इसके ऊपर बात भी करनी है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द IRDAI. फाइन. सो इट इज ए स्टेट्यूटरी बॉडी. सो IRDAI के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, एंड हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है. अगेन, IRDAI एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है. इट इज ए स्टेट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, the Insurance Regulatory and Development Authority Act. Fine, no issues, this one is correct because अगर किसी का एक्ट होता है, किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू लॉन्च की गई होती है, स्टैब्लिश्ड की होती है, देन हम उसे स्टेट्यूटरी कहते हैं. नो इश्यूज. सो आई थिंक ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर. इट इज अ 10 member body of which 4 are appointed by Government of India. Here comes a doubt. It regulates both public and private insurance companies. Again, both public and private. So let's do this one. Option C, only 3 and 4 are correct here. Okay, there is no 3 and 4. It is a statutory body. Yeah, this one is correct. This is a 10 member body and it is responsible for registering and licensing insurance and reinsurance, both public and private companies. So I think all options are correct here. All options are correct here. Option B is here and all options are correct here. Yes, IRDAI regulates, provide license for, and regulate them, both public and private insurance companies. Fine. It is 10 membered body and IRDAI Act is 1999, while SEBI, we have gone through with SEBI Act. SEBI Act is 1992. Okay, and IRDAI Act is 1999. Fine, ये करेक्ट है सर. आगे बढ़े, चलिए. Out of this 10 member body, 4, first one is chairman, 5 are full-time members, 4 part-time members appointed by government. 4 are appointed by government. Okay, fine. Consider the following statements regarding the Motor Vehicle Act. Motor Vehicle Act से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. चलिए. The act covers all aspects of road transport vehicles such as registration, licensing, regulation, claims. Yeah, this one is correct here. And person injured in a motor vehicle, motor accident, or a legal representatives of a person deceased in a motor accident can apply for compensation under Motor Vehicles Act 1988. बिल्कुल करेक्ट है. Motor Vehicle Act 1988 के तहत आप इंश्योरेंस में कंपनसेशन के लिए लगा सकते हैं एप्लीकेशन. ओके, या इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हियर. ओके, there is no time limit for filling motor vehicle accident claims in there is no time filling here. Civil court do not have jurisdiction in the matter which concern the motor accident claim tribunals. Yeah, this all of them are correct here. See, मोटर व्हीकल एक्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल नाम से भी एक इंस्टीट्यूशन पास किया हुआ है, एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसके तहत यहाँ ये कहा गया है अंडर विच all claims and all disputes related which comes under the jurisdiction of Motor Vehicles Act will be dealt by this Motor Accident Claim Tribunal. So civil court or any kind of criminal or civil court will not cover this
will not cover this kind of acts which are under the jurisdiction of Motor Vehicles Act. So hence I think all of the above are correct, and there is no time limit for filing a motor vehicles accident claim. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. All of you are correct. Question number 8. Consider the following statements regarding Motor Vehicle Act. मोटर व्हीकल एक्ट से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और आया है. नहीं, ये मोटर व्हीकल एक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं है, हम इसको कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है. कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है सर ये. फाइन, चलिए देखते हैं. The production of pulses has continued to decline from 27.3 million tons in financial year 22 to 26 million tons in financial year 23, 24.5 million tons in financial year 24 according to the Agriculture Ministry data. Fine. According to the data over the last 5 years का data, the most India's produced was 27.3 million tons in financial 22. The lowest 23 million tons came in financial 20. Again, this one is also correct. India has modest share of just 1% in the global seed export. Yeah, this one is correct here. ग्लोबल सीड एक्सपोर्ट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल न के बराबर है. ओनली 1% कंट्रीब्यूशन हमारा यहां पर देखने को मिलता है. वाइल वन बेल ऑफ कॉटन विच इज वन बेल ऑफ कॉटन विच इज वेटेड एज 170 kg. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. आई थिंक ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट हियर. सी, यहां पर हमें डेटा देखने को मिलता है कि पल्सेस का जो प्रोडक्शन है दिन ब दिन कम होता जा रहा है. पहले 27.3 मिलियन टन्स था, अभी 24.5 मिलियन टन्स हो गया. ठीक है. अच्छा, इसके बाद 26 मिलियन टन्स रह गया, फिर 24 रह गया. सो 27, 26, 24 रह गया. और लास्ट 5 ईयर का डेटा देखें तो 27.3, कॉटन का भी देखें तो ये 27.3 से 23 मिलियन हो गया. ये कॉटन का डेटा है. और अगर सीड्स के बारे में बात करें, हम हाइब्रिड सीड के बारे में बात करें, ग्लोबल सीड एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1% ग्लोबल कॉम्पिटिशन है हमारा. सो 1% यहाँ पर ग्लोबल सीड का एक्सपोर्ट आता है. Fine. Recently, the central government has announced the release of 109 high variety yield seeds, okay, HYV seeds, and climate resilient varieties of 32 crops, which will take around 3 years to reach farmers. So, government is working on this kind of this technology where they are trying to make genetically modified seeds or HYV seeds to produce, to increase the production in the field of agriculture. Okay, these are, consider the following statements regarding health initiative, and we have to choose the correct one. The UIP program, the Universal Immunization Program, is one of the largest public health program in the world, targeting close of 26 million newborn and 29 million of pregnant women annually. Yeah, this one is correct here. See, 26 million newborn and 29 million pregnant women. A child is said to be fully immunized if it receives all due vaccines as per the National Immunization Program schedule within the first year of life. Exactly, this one is correct. The program includes vaccination against 12 preventable diseases. Mission Indradhanush focuses on pockets of low immunization coverage, tough terrains, where the proportion of unvaccinated and partially vaccinated children is high. I think all of the above are correct here. Okay, so the program include vaccination against 12 preventable diseases, while the Mission Indradhanush were launched to focus on the low immunization coverage areas and tough terrains or remote areas of villages, or I think like Himalayan regions or Western or Eastern Ghat regions areas. Okay, so this is here. I think this one is correct here. Yeah. Question number 10. Consider the following statements regarding the SARFAESI Act. It is termed as a securitization and reconstruction of financial assets, enforcement of security interests. See, अगर आपको इसका नाम भी याद है ना, उसी से ही काम हो जाएगा. Even prelims में इसकी full form भी आ चुकी है सर. Okay, so securitization, reconstruction of financial assets, okay, and enforcement of security interest. The law is applicable throughout the country and covers all assets movable or immovable promised as a securities to the lender.
The act comes into play if a borrower defaults on his or her payments for more than 3 months. अगर 3 महीने से ज्यादा कोई बोरोवर जिसने आपसे उधार लिया है, ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट करता है, द लेंडर देन कैन सेंड अ नोटिस टू द बोरोवर टू क्लियर द ड्यूज विद इन 60 days. यहां पर एक डाउट है 3 months वाला. In case that doesn't happen, the financial institution has the right to take possession of the secured asset and sale, transfer or manage them. Let's see this one. I think all of the above here are correct. No, only 1, 2 and 4 is correct. Yeah, option 3 is correct. It might be 6 month, I think. See, इसमें यार सीधी सी बात लिखी हुई है कि अगर बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दिया है और बदले में उसकी ज़मीन गिरवी रखी है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, गवर्नमेंट ने अगर, बैंक ने अगर उनकी ज़मीन को गिरवी रखा है, फाइन, और अगर वो व्यक्ति 6 महीने तक इंस्टॉलमेंट्स नहीं देता है, देन बैंक उस पर्सन को, उस रेस्पेक्टिव बोरोवर को, ओके, बैंक उस डिफॉल्ट बोरोवर को 60 डेज का टाइम पीरियड देगी अपने ड्यूज को क्लियर करने का बाय गिविंग नोटिस. अगर वो इस टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं करता है तो बैंक के पास राइट्स होता है कि वो उसकी सिक्योर्ड एसेट को पोजीशन में लेकर, ठीक है, उसे सेल, ट्रांसफर या मैनेज कर सकते हैं. चलिए, so this is here and yeah, this is 6 month. Okay, so that's it. Thank you.